Hello, my dear CMA Intermediate Group 2 students. This side Professor Himlata Chaudhary from Akash Agarwal classes. इस वीडियो के अंदर बच्चा लोग आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका दिसंबर 2024 का जो पेपर नंबर 10 है, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका डिटेल डिस्कशन, दैट इज सेक्शन नंबर बी जो है आपका, सेक्शन नंबर बी का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. Yes, बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएम में. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा लोग जल्दी से जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे एंड वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे. करेक्ट. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके सेक्शन नंबर बी के बारे में, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव सॉल्विंग वाला पार्ट जो होता है उसके बारे में बात करेंगे. ऑलरेडी सेक्शन नंबर ए दैट इज एमसीक्यू वाला पार्ट, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन का सारा वीडियो आ चुका है. हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको हमारे चैनल के ऊपर एमसीक्यू डिस्कशंस के वीडियो मिल जाएंगे. सो चलो यार, लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन नंबर बी. अगर मैं बात करूं, इस बार आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बहुत ही सिंपल आया था. आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया रहेगा. जल्दी से क्विकली चेक करेंगे मेरे साथ साथ क्या आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या उनका आंसर्स करेक्ट है या नहीं है. ओके, चलो यार, लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2A. क्वेश्चन नंबर 2A, P Limited issued 6,000 equity shares of rupees 10 each payable as rupees 3 per share on application, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, एंड इसी 5 शेयर्स के अंदर 5 रुपीज के अंदर आपका 2 रुपीज वाला जो प्रीमियम है वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है. एंड रुपीज 4 पर शेयर ऑन द कॉल. ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड. मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट M holding 100 shares failed to pay the allotment and the call money. ठीक है. एंड N holding 200 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी. ठीक है. तो यहाँ पर हमको ऐसे दो शेयर होल्डर्स दिख रहे हैं, एक एन दिख रहा है और एक एम दिख रहा है. करेक्ट. एम के पास 100 शेयर्स थे. 100 शेयर्स में से उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाला मनी पे किया हुआ है, उसने अलॉटमेंट वाला एंड कॉल मनी पे नहीं किया है. दूसरा आपका शेयर होल्डर दैट इज एन. एन के पास 200 शेयर्स एंड एल ने एप्लीकेशन वाला मनी पे कर दिया है, अलॉटमेंट वाला पे कर दिया है, लेकिन उसने कॉल मनी अभी तक पे नहीं किया है. ठीक है. देन ऑल दोस 300 शेयर्स वर forfeited. Of the shares forfeited, 250 shares including whole of M share were subsequently reissued. M के शेयर्स फोरफिट कर लिया, N का शेयर्स फोरफिट कर लिया. M की बात करो तो उसके पास 100 शेयर्स था एंड N के पास 200 शेयर्स था. सो 200 प्लस 100, 300 शेयर्स आपने यहाँ पर फोरफिट किया. लेकिन वो बोलता है कि इन 300 शेयर्स में से आपने कितने शेयर्स वापस री इशू कर दिया, दैट इज 250 शेयर्स आपने फिर से री इशू कर दिया. 250 शेयर्स के अंदर बोलता है कंप्लीटली पूरा का पूरा होल शेयर्स किसका था, एम का था. मतलब एम के पास जो 100 शेयर्स थे वो 100 शेयर्स भी इसके अंदर आएंगे. पीछे बाकी के बचे हुए जितने भी शेयर्स है वो हम एन में से लेंगे. And these were subsequently reissued to Q as fully paid up at a price of rupees 8 per share. शेयर कितने का है आपका, शेयर है आपका 10 रुपए का. 10 रुपए के शेयर में से आपने ये शेयर्स को री इशू किया, लेकिन कितने में किया, डिस्काउंट में किया. 8 रुपीज में उसके डिस्काउंट के अंदर आपने उसको री इशू किया. ओके. प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू. चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपको फीचर वाला एंट्री पास करना है. लेट्स बिगिन. अगर सबसे पहले मैं बात करूं आपके एम के शेयर की, एम का शेयर, एम के पास कितने शेयर्स थे, एम के पास टोटल थे 100 शेयर्स. करेक्ट. 100 शेयर्स तो आपने फोरफिट कर लिया, तो सबसे पहले 100 शेयर्स का आपको शेयर कैपिटल कम करना पड़ेगा. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स. एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 था. सो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. सो आपका यहाँ पर 1000 रुपीज आ जाता है. उसी के साथ साथ इन 100 शेयर्स के ऊपर का जो प्रीमियम है, प्रीमियम भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स के ऊपर का 2 रुपीज का प्रीमियम, तो वो भी हमने रिवर्स कर दिया, दैट इज 200. करेक्ट. उसके बाद कितना पैसा नहीं आया, 2 कॉल्स इन अरियर्स. 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 100 शेयर्स था. 100 शेयर्स के ऊपर आपको 9 रुपए नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाला अमाउंट मिला था. आपको अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला एंड आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला. अलॉटमेंट कितने का था,
अलॉटमेंट था आपका 5 रुपए वाला, सो 5 प्लस कॉल कितना था 4, सो 5 प्लस 4 मतलब टोटल 9 रुपीज आपको पर शेयर के ऊपर नहीं मिला, तो वो हो जाता है आपके लिए कॉल्स इन अरियर्स। एंड कितना पैसा मिल चुका है आपको वो चला जाएगा आपके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। सो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 100 शेयर्स के ऊपर आपको 3 रुपए का एप्लीकेशन वाला मनी मिल गया था। सो ऐसे करके आपका 300 चला जाएगा आपके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। क्लियर? आई होप एकदम आप लोगों ने भी इसी तरीके से सॉल्व किया रहेगा उसको। अब चलते हैं आगे, दूसरी बात करते हैं आपके एन की शेयर की। एन के पास कितने शेयर्स थे? एन के पास 200 शेयर्स थे। तो सबसे पहले एन के 200 शेयर्स फोरफीट हो चुका है, तो एन के 200 शेयर्स को यहाँ पर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल कम करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 दैट इज 2000। इसके ऊपर का भी प्रीमियम रिवर्स करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी आपको प्रीमियम वाला अमाउंट दैट इज एप्लीकेशन वाला अमाउंट, उसी के साथ साथ अलॉटमेंट वाला अमाउंट मिल चुका है, तो इसमें आपको प्रीमियम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितना पैसा नहीं मिला? सिर्फ और सिर्फ लास्ट कॉल का दैट इज 4 रुपए नहीं मिला उसको, सो 200 इंटू 4 ये चला जाएगा आपके कॉल्स इन अरियर्स में। एंड जितना पैसा मिल चुका है वो चला जाएगा आपका कहाँ पर? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। सो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दैट इज 200 इंटू 6 1200। क्लियर? सिंपल। आगे चलते, फोर फीचर वाला एंट्री तो अपन ने पास कर दिया। फोर फीचर के साथ साथ उन्होंने बोला था कि आपको आगे री इशू का भी एंट्री पास करना है। री इशू का एंट्री पास करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, पैसा मिलेगा, सो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स आपने री इशू किए? फिर से आपने री इशू किए 250 शेयर्स। 250 शेयर्स, उसका प्राइस क्या था? 8 था, सो 250 इंटू 8, सो ऐसे करके 2000 आपके बैंक अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट के ऊपर इशू क्या है? अभी भी 2 रुपए बाकी है। 2 रुपए कहाँ से यूज करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। So share for future account debit 250 into 2 that is 500 to equity share capital पूरा का पूरा 250 into 10। तो ये थी आपकी सिंपल सी री इशू वाली भी एंट्री। करेक्ट? अब आगे जो भी आपका शेयर फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट बच गया है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। सो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करने से पहले वर्किंग नोट देखते हैं कितना अमाउंट जाना चाहिए। टोटल शेयर्स री इशू, टोटल कितने शेयर आपने री इशू किया? यहाँ पर 250 शेयर्स आपने री इशू किया। करेक्ट? जिसमें से एम के कितने शेयर थे? एम के टोटल 100 शेयर्स थे। एंड एन का कितना शेयर था? एन का टोटल 150 शेयर्स था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला था सबसे पहले पूरा का पूरा जो एम का होल्डिंग है वो आपको लेना है, उसके बाद एन की तरफ जाना है। करेक्ट? ठीक है, तो ये जो आपका 100 शेयर्स था, 100 शेयर्स के ऊपर आपने कितना अमाउंट फोरफीट किया? 300। देखो यहाँ पर एम का शेयर था, एम के शेयर के ऊपर आपने कितना अमाउंट फोरफीट किया था? 300। ठीक है, देन एन का जो शेयर था, एन के शेयर के ऊपर कितना अमाउंट आपने फोरफीट किया था? 1200 आपने यहाँ पर फोरफीट किया था। बट ये जो 1200 आपने फोरफीट किया था, 1200 रुपीज पूरे के पूरे 200 शेयर्स के ऊपर फोरफीट किया था। इसमें से सबसे पहले आपको 150 वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 150 शेयर्स के लिए कितना, राइट? सो अगर 200 शेयर के लिए 1200 आपका शेयर फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट बचता है, तो 150 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट, राइट? 150 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट? तो ये आ जाएगा आपका 900, ये आ जाएगा आपका 900। सो ऐसे करके आपने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से कितना यूटिलाइज किया? 300 रुपए एम का इसमें से एंड 900 एन में से। ऐसे करके आपने टोटल 1200 यूटिलाइज कर लिया है शेयर फॉर फ्यूचर में से। अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर कितना बाकी है? देखो, शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर 300 एंड 1200, सो टोटल 1500 दैट इज 1500 रुपीज आपके पास था। 1500 में से आपने 1200 यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया है, तो पीछे कितना बचा है आपके पास? 300 रुपीज आपके पास बचा हुआ है। तो ये 300 रुपीज जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर, ये 300 जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 राइट? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पूरे की पूरे 7 मार्क्स के लिए नॉर्मल सा आपको फोर फीचर वाला एंट्री पास करना था। फोर फीचर के बाद आपको रीइश्यू वाला एंट्री पास करना था। आई होप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करके आए रहेंगे। चलो यार, लेट्स मूव आगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 2B। Akash Limited has issued 2012% convertible debentures of rupees 100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. Okay. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of rupees 10 each at a price of rupees 20. 10 रुपए का शेयर है, लेकिन प्रीमियम के ऊपर उसको रिडीम कर सकते हो आप वहां पर। करेक्ट? ओके।
डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 40,000 ऑप्टेड टू गेट द डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। आपके पास टोटल डिबेंचर्स कितने थे? 2,000 डिबेंचर्स थे ऑफ ₹100 ईच, मतलब 2 लाख के आपके पास टोटल डिबेंचर्स से 2 लाख में से वो बोलता है कि 40,000 रुपीज वाले जो डिबेंचर्स थे उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि वो उनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे शेयर के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू calculate the number of shares issued, calculate the cash price for redemption of 40,000 debenture holders and pass the necessary journal entry for conversion of redemption and debentures। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना शेयर्स इशू किया। क्या बोला है उन्होंने? 20% ऑफ द डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड। आपके पास टोटल डिबेंचर्स कितना था? 2,000 डिबेंचर्स था। 2,000 डिबेंचर्स इंटू ₹100 दैट इज 2 लाख रुपए के आपके पास यहाँ पर डिबेंचर्स है। सो 2 लाख रुपए की डिबेंचर्स इंटू 20% करेंगे तो आपके पास आ जाता है 40,000। बट ये बोला है कि ये जो डिबेंचर्स है ये डिबेंचर्स आपने प्रीमियम के ऊपर किया है, तो प्रीमियम के ऊपर का रिडम्शन का प्रीमियम भी निकालना पड़ेगा आपको। सो 40,000 इंटू 5 दैट इज 2,000, टोटल हो जाता है आपके पास यहाँ पर 42,000। करेक्ट, 42,000। अब इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा। ये जो 42,000 के डिबेंचर्स है उसके लिए आपका जो इक्विटी शेयर का प्राइस था वो कितना था? 20 रुपीज था। सो डिवाइड करेंगे 20 से, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड दैट इज 2,100, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। डन। दिस पहला वाला तो हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सो 2,100 इसका आंसर। सेकेंड वो पूछता है कैलकुलेट द कैश प्राइस फॉर रिडेम्पशन ऑफ ₹40,000 डिबेंचर होल्डर्स। आपने 40,000 डिबेंचर होल्डर्स जो है उनको कितना प्राइस दिया। अगेन ध्यान से पढ़ने वाली बात है यहाँ पर। आप लोग बच्चे लोग आपने गलती क्या रहेगा कि जितना भी टोटल डिबेंचर्स था, टोटल डिबेंचर होल्डर्स में से इसको माइनस कर दिया रहेगा। दैट इज 2 लाख के डिबेंचर्स थे, उसमें से आपने 40,000 लेस किया रहेगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है। सो 2 लाख लेस 40,000 इक्वल्स टू, उसके ऊपर का प्रीमियम भी माइनस करेंगे, 1,68,000 ऐसा समथिंग आया रहेगा। आपने इसको एज कैश मनी ट्रीट कर दिया रहेगा। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को फिर से एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उन्होंने बोला है कि ये जो 40,000 वाले डिबेंचर होल्डर्स है उनको कितना कैश प्राइस पे किया, तो इसका आंसर तो नील आएगा ना। मैम क्यों नील आएगा? नील इसीलिए आएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे 40,000 वाले जो डिबेंचर्स थे ये तो कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। इसको आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर नो कैश पेड दैट इज नील इसका आंसर आना चाहिए। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ा होगा एंड आप भी नील ही लिख कर आए रहेंगे। आगे चलते बोलता है कि आपको कन्वर्जन का एंड रिडम्पशन का एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले सिंपल सा एंट्री आपका 12% डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, 2 डिबेंचर होल्डर्स, 2 लाख का आपका डिबेंचर्स था, उसके ऊपर उसका प्रीमियम दैट इज 10,000, सो 2,10,000। दूसरा, डिबेंचर्स होल्डर्स को ये जो 40,000 था उसको कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स के अंदर। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 42,000 था टोटल, 40,000 उसके ऊपर 2,000 रुपए का प्रीमियम, 42,000। इसमें से इक्विटी शेयर के अंदर कितना जाएगा? सिर्फ 10 रुपीज जाएगा, बाकी का 10 रुपीज आपका प्रीमियम वाला था तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। सो 21,000, 21,000 एंड लास्ट में बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आप कैश यहाँ पर पे करोगे क्योंकि उन्होंने अपने डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं कराए हैं। करेक्ट, टोटल आपके पास 2,000 डिबेंचर्स थे ऑफ ₹100, सो ऐसे करके 2 लाख हो जाता है। उसके ऊपर 5% प्रीमियम पे करेंगे। सो इतना डिबेंचर्स, उसमें से 42,000 जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको माइनस कर देंगे, तो आपके पास पीछे आंसर आएगा 1,68,000, 1,68,000। करेक्ट, 1,68,000, 1,68,000 इतना आपने डिबेंचर होल्डर्स को कैश पे कर दिया। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस 3 सिंपल सा एंट्री, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B। लेट्स मूव आगे। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आया रहेगा पेपर के अंदर। अब आगे चलते हैं। Alpha Limited provides the following trial balance as on 31st March 2024. Equity share capital दिया है आपके 3 lakh shares of ₹10 each fully paid. General reserve, profit and loss account. Debentures है आपके, that is your long term borrowings. फिर मोटर वैन पीपी में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी पीपी में जाएगा, बिल्डिंग आपका पीपी होगा। देन 12% लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर करंट एसेट्स, other non-current assets, sorry, फिर sales return, interest on debentures, purchase return, opening stock, discount allowed, carriage, rent, ये सारा आपका अदर एक्सपेंसेस बन जाता है।
income from government securities, other income, trade receivables, trade payables, advertisement, bad debt, salary, miscellaneous expenditure, contribution to pf and gratuity fund, cash at bank and in hand. ठीक है, एकदम सारा सिंपल इन्फॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला आपको बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31 मार्च 2024 वॉज रुपीज 3,50,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक आपका इन्वेंट्री के अंदर जाएगा, दूसरा आपको पता है कि चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर जाएगा। ठीक है, आगे चलते, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, मोटर व्हीकल के ऊपर 10%, मशीनरी के ऊपर 20% एंड बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, interest on debenture is payable quarterly and the last quarter's interest is yet to be paid, मतलब outstanding है। फिर trade receivables, trade receivables include a sum of rupees 25,000 due from Mr. X who has become insolvent and only 25 paise in a rupees expected to be recoverable from him. Create a provision of doubtful debts for 2% on the other trade receivables। अगर मैं trade receivables की बात करूँ, देखो आपके पास trade receivables कितना है, ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल आपके पास 10 लाख है, तो 10 lakhs का टोटल आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते, एक मिस्टर एक्स जो कि इंसॉल्वेंट हो गया उसके पास 25,000, बाकी का आपके पास 9,75,000। अब ये बोलता है कि ये जो 25,000 था, मतलब मिस्टर एक्स को क्या था, मिस्टर एक्स हो गया है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होके उसमें से सिर्फ 25% आपको मिला है, मतलब 75% आपको नहीं मिला। करेक्ट, 25%, 75%, so 25,000 into 25% that is 6,250, 6,250 आपको मिल गया है एंड 25,000 इंटू 75,000 दैट इज 75% दैट इज 18,750, ये आपको नहीं मिला है, राइट। एंड ये यहाँ पर बाकी का आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। अब उन्होंने बोला है कि आपके पास ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स बचे हुए हैं इनके ऊपर आपको 2% का प्रोविजन मेंटेन करना है। क्या करना है, 2% का प्रोविजन मेंटेन करना है। अब यहाँ पर दो आंसर्स इंटरप्रेट होते हैं। एक आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो 18,750 है इसको पूरा का पूरा एज इट इज बैड डेट्स ट्रीट कर सकते हो। क्यों बैड डेट्स ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज ये जो मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो इसको पूरा का पूरा अमाउंट एज एन बैड डेट्स ट्रीट करेंगे। एंड ये जो बाकी का बचा हुआ है 9,75,000 इंटू 2% का प्रोविजन बोला है, दैट इज 19,500, इतना आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो उसके ऊपर। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये था कि आप पूरा का पूरा 18,750 एंड 9,75,000 इन दोनों के ऊपर मिलाकर आप यहाँ पर 2% प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। जो भी आंसर करोगे, आंसर दोनों एट द एंड अगर देखने जाओगे तो इफेक्ट सेम ही होगा। आपका जो बैड डेट्स है एंड आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है दोनों सेम जगह ही पोस्ट होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में से भी वैसे ही माइनस होगा, तो बैलेंस शीट आपका सेम अमाउंट के ऊपर ही टैली करेगा। आंसर्स दो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जो भी अजम्पशन आपने लिया रहेगा वो आप आपके सोल्यूशन के अंदर नीचे एक नोट लिखकर वहां पर मेंशन कर सकते हो कि हमने इसको बैड डेट्स ट्रीट किया है या फिर आपने उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसा करके ट्रीट किया हुआ। करेक्ट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स प्रोवाइड करना है आपको 1,50,000 का एंड द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट 10% ऑन द पेड अप कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 23-24। ट्रांसफर टू बी मेड टू द जनरल रिजर्व इज रुपीज 1 लाख। प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड एज वी ऑल नो ये आपके बैलेंस शीट के अंदर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आता, ये जाता है आपका फुट नोट के अंदर, तो ये आपका नीचे फुटनोट के अंदर प्रपोज डिविडेंड चला जाएगा। ओके, चलो यार लेट्स बिगिन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे की पूरे 14 मार्क्स के लिए आपको बनाना है यहाँ पर शेड्यूल एज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर आपका सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि आपके पास 3 लाख शेयर्स है, सो दिस कम्स टू 30 लैक्स, तो आपका यहाँ पर आ जाता है 30 लैक्स इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर फिर से आएंगे क्योंकि इसके ऊपर अपने नोट बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कुछ अमाउंट आपको जनरल रिजर्व के अंदर भी ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपने देखा कि आपके पास डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स कितने हैं, 3 लाख के हैं, तो वो आपके पास चला जाएगा यहाँ पर, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला आपका ट्रेड पेएबल्स 2 लाख रुपए का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोला था ना आपको, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1.5 लाख का मेंटेन करके रखना है, सो 1,50,000 योर प्रोविजन फॉर टैक्स आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा। बोला था उन्होंने कि लास्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,500 कैसे आया, देखो आपके पास डिबेंचर्स कितने के थे, डिबेंचर्स 3 लाख, 3 लाख का डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रेट 10%,
सो 3 लाख इंटू 10%, उसमें से लास्ट के क्वार्टर का आपका इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग था। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर का इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग था। तो 3 लाख इंटू 10% इंटू 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज 7,500। इतना इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, करेक्ट। सो ये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। लाइबिलिटी साइड ओवर। अब चलते हैं एसेट साइड के अंदर। एसेट साइड में सबसे पहला आपका नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर आपका पीपी, पीपी के अंदर आपका टेंजिबल दिया था ना आपको, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, वो सब वहां पर। अगेन अ वर्किंग नोट, इसके लिए वर्किंग नोट के अंदर जाएंगे, नोट नंबर 2। देन योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला था वो आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपए का। फिर चलते हैं आगे करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्री, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 3,50,000 का। देन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 9,61,750। अगेन अ वर्किंग नोट, फिर से करके दिखा दूंगी मैं आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,20,000 क्लियरली दिया है। एंड नॉन करंट एसेट तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सो दिस इज निल। ओके, सो दिस वाज योर बैलेंस शीट। देन प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहला आपका रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या आता है? आपका सेल्स आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपके पास सेल्स था 60 लाख का, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया 3 लाख का, सो टोटल 57 लाख। अदर इनकम, अदर इनकम 24,000 बोला ना, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको मिला, तो वो चला जाएगा आपका अदर इनकम के अंदर। तो इनकम साइड ओवर। एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहला परचेजेस 36 लाख का परचेज किया था, उसमें से कुछ रिटर्न भी कर दिया था, सो लेस 4 लाख, ऐसा करके 32 लाख का आपका परचेजेस बनता है। चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज माइनस 3,50,000, सो नेगेटिव 5,50,000 यहाँ पर आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगेन अ वर्किंग नोट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर 22,500 का आपका फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है। उसी के साथ साथ ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 7,500, सो 30,000। डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन जो पीपी का वर्किंग नोट है उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा 5 लाख आया हुआ है। एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए अगेन अ वर्किंग नोट। चलो एक बार वर्किंग नोट्स की तरफ चल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ऑलरेडी आपके पास 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। इसमें से उन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपीज आपको और ट्रांसफर करना है, तो और ट्रांसफर कर दिया, 1 लाख ऐड कर देंगे, ऐसा हो जाएगा आपका टोटल 3 लाख का जनरल रिजर्व। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितना बोला है प्रॉफिट एंड लॉस में? 3 लाख। सो 3 लाख का आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस इस साल करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट आप ऐड करेंगे। एंड आपने 1 लाख रुपीज जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, सो 1 लाख माइनस करेंगे। सो ऐसे करके आपका टोटल जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आता है 11,76,250। नोट नंबर 2, पीपीई। पीपीई के अंदर आपके पास मोटर वैन था 4 लाख रुपीज का, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,60,000। मशीनरी थी आपके पास 20 लाख की, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 20%, सो अगेन 4 लाख, ये हो जाता है आपके लिए 16 लाख। एंड बिल्डिंग था 12 lakhs का, 5% डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, दैट इज 60,000, दिस अमाउंट्स टू 11,40,000। ऐसे करके टोटल आपका जो पीपीई का अमाउंट होता है दैट इज 31 लाख। एंड अगर डेप्रीसिएशन की बात करूँ तो 40,000 प्लस 4 लाख प्लस 60,000 दैट इज 5 lakhs, करेक्ट। अगर टोटल डेप्रीसिएशन की बात करूँ तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाता है आपका यहाँ पर 5 लाख। देखो सोल्यूशन, डेप्रीसिएशन आपका 5 लाख एंड पीपी का टोटल अमाउंट वाज 31 lakhs। पीपी यहाँ पर आपका पीपी का टोटल अमाउंट आपका 31 lakhs, करेक्ट। आई होप यहाँ पर अपन क्लियर है। आगे चलते, नेक्स्ट नोट आपका दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना बैलेंस बोला है हमको? ट्रेड रिसीवेबल्स बोला है कि 10 लाख रुपए का बैलेंस है आपके पास। अब इसमें से 10 लाख में से 25,000 साइड में निकाल देती हूँ क्योंकि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है मिस्टर एक्स। बाकी का आपके पास 9,75,000। 25% आपको पैसा मिल चुका है, 75% आपको नहीं मिला है। एंड बाकी का जो बचा हुआ है उसके ऊपर टोटल 2% का आपका प्रोविजन आप मेंटेन करके रखते हो। सो फर्स्ट आप दोनों को एज अ प्रोविजन ट्रीट कर लो, सो टोटल 38,250 होता है। या फिर अगर इसको बैड डेट ट्रीट करोगे एंड उसको प्रोविजन क्रिएट करोगे, सेम इफेक्ट होने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे, जो पीछे बचा हुआ है उसके ऊपर आप 2% प्रोविजन मेंटेन करके रखेंगे, करेक्ट। तो एट द एंड दोनों तरीके से जाओ, आपको आंसर आने वाला है यहाँ पर 9,61,750।
तो 9,61,750 आपका आ जाता है यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 9,61,750। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर दो चीजें थी, एक था आपका सैलरी 6,72,000, दूसरा उन्होंने बोला था कि कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज ग्रेचुटी फंड वाला पीएफ एंड ग्रेचुटी फंड 1 लाख रुपए, सो टोटल 7,72,000। एंड द लास्ट वन अदर एक्सपेंसेस, आपका डिस्काउंट, कैरियज, रेंट, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, मिसलीनियस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स भी इधर ही आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी इधर ही आएगा, सो एट द एंड अगेन सेम इफेक्ट। सो टोटल यहाँ पर आपका अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट हो जाता है 4,45,750। डन। सो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस भी लिख दिया हमने 4,45,750। इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,26,250। इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना पड़ेगा आपको 1,50,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, तो पीछे आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,76,250 विच इज योर करेंट ईयर प्रॉफिट। राइट, सो दिस वॉज योर P&L अकाउंट एज वेल एज ये जो आपका पास 6,76,250 का प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट को यहाँ पर आप ऐड कर देंगे 6,76,250 माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, एंड ऐसे करके आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर हो जाती है टैली 48,33,750। 48,33,750। ओके, सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने जो बच्चे रेगुलर में हमारे साथ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दे ऑलरेडी नो कि अपन ने रेगुलर क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा सेम सम उठा के प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर भी आपको कोई डिफिकल्टी आया रहेगा। नेक्स्ट लेट्स मूव। दो क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, 2A 2B एंड क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4A। इतना सिंपल एकदम तुच्छ वाला क्वेश्चन, फ्री के फुकट के मार्क्स आपको यहाँ पर मिला हुआ है। Question number 4A. The books of bank include a loan of rupees 15 lakhs advanced on 31st December 22. Interest is chargeable at 10% per annum and compounded quarterly. Quarterly आप यहाँ पर interest को compound कर रहे हो. The security for the loan is 21,000 shares of rupees 100 each in a public limited company which is valued at rupees 80 each. There is no repayment. अभी तक आपने ना लोन का repayment किया है till 31st March 2024 including the interest accrued on it. मतलब ना ही लोन का पेमेंट किया हुआ है, ना ही लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट कंपाउंडली वहां पर एक्रू हो रहा है वो भी आपने अभी तक पे नहीं किया है। On 31st March 2024, the value of the shares declined to 70 rupees 70 per share. मतलब this is your realizable value. How would you classify the loan as secured or unsecured in the balance sheet? Simple. लोन कितने का था? लोन था आपके पास 15 लाख का। 15 लाख का लोन था, ये भी आपने पे नहीं किया। उसी के साथ साथ इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी एक्रू होता गया, ये भी आपने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे आया? चलो वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्वार्टरली पे होता है, तो मैंने यहाँ पर क्वार्टर्स लिख दिया 31st मार्च, 30th जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। करेक्ट। लोन 15 लाख का था, इंटरेस्ट रेट कितना था? 10% था एंड क्वार्टरली बोला है, सो इसीलिए इंटू 3/12, सो 37,500। फिर उन्होंने बोला कि ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडली होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो ये जो 15 लाख है, 15 लाख के अंदर 37,500 ऐड कर देंगे, सो 15,37,500 इंटू 10% इंटू 3/12, तो आपके पास आ जाता है 38,438। मतलब लोन अमाउंट भी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपका कंपाउंड वाला। करेक्ट। आगे चलते, दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे आपके इसके अंदर, सो 15,75,938 इंटू 10% 3/12 एंड द सेम प्रोसेस अगेन। ऐसा करके आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आता है यहाँ पर 1,97,112। तो लोन था मेरे पास 15 लाख का, 15 लाख के लोन के अंदर मैंने इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड कर दिया, सो टोटल अमाउंट 16,97,112। इसमें से रियलाइजेबल वैल्यू वो क्या बोलता है कि आपके पास कुछ शेयर्स थे। शेयर्स कितने थे आपके पास? टोटल 21,000 शेयर्स थे। 21,000 के ऊपर अब आपको एक शेयर का 70 रुपीज मिलने वाला है। करेक्ट। सो 14,70,000 दिस बिकम्स योर सिक्योर्ड पोर्शन। इतना पैसा आपको मिलने वाला है, दिस इज योर रियलाइजेबल अमाउंट। कितना पैसा आपको नहीं मिलेगा? 2,27,112। मतलब इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, सो दिस इज योर अनसिक्योर्ड पोर्शन।
दिस इज योर अनसिक्योर्ड पोर्शन. सो टोटल सिक्योर्ड की बात करूं तो 14,70,000, अनसिक्योर्ड का 2,27,112. बस इतना सही करना था. क्या सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है वो आपको यहाँ पर पूछा गया. तो अगेन 4A अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4B. क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B इतना सिंपल फ्री के आपको 7 ऐसा करके 14 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है. फ्रैंकली स्पीकिंग, द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी शोज द लाइफ अश्योरेंस फंड ऑन 31st March 23 एट 30 lakhs बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स. 30 लाख का आपके पास अश्योरेंस फंड था, उसके अंदर ये सारे ओमिशंस आपको एडलेस करना है. क्लेम्स रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस 6,000, ये क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा. बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,250. बोनस को यूटिलाइज किया है यहाँ पर प्रीमियम के रिडम्पशन के लिए, तो फिर से दो इफेक्ट, पहला तो ये ऐड होगा, दूसरा आपका माइनस होगा. देन आगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज 4,100, फिर से ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट अक्रू हुआ है. देन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 2,700, ये भी ऐड हो जाएगा, प्रीमियम आपका आउटस्टैंडिंग है. क्लेम्स इनिशिएटेड इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड 13,250, ये हो जाएगा आपका लेस. बस यही करना था आपको. देखो लाइफ एश्योरेंस फंड 30 lakhs, क्लेम्स अंडर री इंश्योरेंस ऐड करेंगे, बोनस यूटिलाइज एक बार ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज ऐड, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऐड, एंड लास्ट वाला जो क्लेम आपने इंटीमेट किया था दैट इज नॉट एडमिटेड 13,250 माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टोटल लाइफ अश्योरेंस फंड का अमाउंट दैट इज 30 lakhs प्लस 6,000 plus 2,250 plus 4,100 plus 2,700 less 2,250 less 13,250, that is 29,99,550 आपका लाइफ अश्योरेंस फंड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द अबव ओमिशंस. ऑलरेडी रेगुलर क्लास में तो हमने बहुत सारे अलग अलग इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स किया हुआ है, यहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिए हुए हैं, राइट. तो वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो पक्का आपको कोई डिफिकल्टी आया ही नहीं रहेगा. आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5A की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंड AS 19 का क्वेश्चन आया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट वाला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम एज द प्रीवियस ईयर दिया है आपको 450, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट 8%, bonus paid to each employee last year is rupees 3 lakhs, increase in bonus rate due to inflation 6%, calculate the liability and expense to be recognized as per Ind AS 19, also state under which category this type of employee benefit will be classified, that is short term के अंदर जाएगा, post employment के अंदर जाएगा, other long term के अंदर जाएगा, या फिर termination के अंदर जाएगा. Let's see. कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले तो आपने लास्ट ईयर बोनस कितना पे किया था उसके बेसिस पर आपको करंट ईयर का बोनस निकालना पड़ेगा. लास्ट ईयर बोला था कि 3 लाख रुपए आपने पे किया था, लेकिन अभी इन्फ्लेशन रेट भी है तो इन्फ्लेशन रेट को करंट ईयर कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा. दैट इज 3 लाख इंटू 6%, तो 18,000 आएगा. सो ऐसे करके टोटल आपको कितना बोनस पे करना है, 3,18,000 का बोनस आपको पे करना है. नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना पड़ेगा. लास्ट ईयर आपके पास 450 एम्प्लॉयज था, लेकिन इस बार टर्नओवर हो गया है, कुछ एम्प्लॉयज चले गए हैं. सो 450 इंटू 8% आपको एम्प्लॉय टर्नओवर का रेट दिया गया है यहाँ पर. सो टोटल 414 एम्प्लॉयज, करेक्ट. बोनस का अमाउंट 3,18,000, एम्प्लॉयज 414, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 13,16,52,000 का आपको यहाँ पर प्रोविजन मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज पर इंड AS 16. वेरी सिंपल, जर्नल एंट्री पास करेंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट, टोटल अमाउंट 13,16,52,000, राइट. एंड उसी के साथ साथ अमाउंट पूछा था, अमाउंट के साथ साथ पूछा था कि कौन से कैटेगरी में जाएगा, कौन से कैटेगरी में जाएगा, आपके शॉर्ट टर्म कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज आपके जितना भी सैलरीज वेजेस होता है वो सारा शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर जाएगा. अगेन अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. चलो लास्ट but not the least, question number 5B. The following figures have been extracted from the books of Y Limited for the year ended 31st March 2024. You are required to calculate the cash flows from operating activities. आपका cash flow statement वाला question, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा गया है आपको, ना ही इन्वेस्टिंग पूछा है, ना ही फाइनेंसिंग पूछा है. नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट,
10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 2,95,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 15,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 1,75,000, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000, सेल कर दिया आपने 1,60,000 में, मतलब यहाँ पर हुआ आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000, income tax paid during the year 5,25,000 and non cash working capital, opening balance दिया है 5,86,000, closing balance दिया है 6,39,000, मतलब increase in your working capital दिया है। करेक्ट, सिंपल, लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपका नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पर 10 लाख रुपए। अब इसके अंदर जो आइटम्स आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो आइटम्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उसको एडलेस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, उसके साथ साथ दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर को आप यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के अंदर, सो उसको ऐड कर लेंगे फिर से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, सो 1,75,000, यहाँ पर तीन चीजें आपने ऐड कर दी। देन इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, यहाँ पर नहीं आएगा, माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेस करेंगे, एंड लास्ट में इनकम टैक्स जो आपने पे कर दिया है 5,25,000 लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 8,67,000। एंड वी आर डन विथ योर पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट के साथ। करेक्ट, ऑलरेडी एमसीक्यूज तो अपलोडेड है ही है, उसी के साथ साथ अभी आपके पास सेक्शन नंबर बी, इसका भी सजेस्टेड आंसर आपको मिल चुका है। आई होप बच्चा लोग आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपने आपके भी आंसर्स इससे क्रॉस चेक किया रहेगा, एंड आई नो कि आप लोगों ने मैक्सिमम सही लिख कर आए रहेंगे आप लोग। करेक्ट, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो के एंड में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अभी तक ग्रुप 1 की बात करूँ सीएमए इंटरमीडिएट की, या फिर ग्रुप 2 की बात करूँ, दोनों के एमसीक्यू डिस्कशन वाला वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर सेक्शन नंबर बी वो भी डिस्कस किया हुआ है, उसके भी वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बच्चे लोग डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ये वाला वीडियो, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, सही लिख कर आए हो या नहीं आए हो, या उसी के साथ साथ और कुछ रिलेटेड वीडियो आपको अगर चाहिए तो प्लीज वो भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, लव यू ऑल। Dear students, are you wondering about Group 2 of CMA Intermediate? So let me tell you, Akash Agarwal classes is starting with its Group 2 का exclusive batch for CMA from 5th of January. हमारा बैच 5th of January से स्टार्ट होगा विद द बिगेस्ट टीम एंड द एक्सक्लूसिव टीम, जिसमें पढ़ाऊंगी मैं श्री मैम, जिसमें पढ़ाएंगे आकाश सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को निकिता मैडम, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को हर्ष सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को शिक्षा मैडम एज वेल एज हीमलता मैडम। बेसिकली आवर टीम इज एक्सपैंडिंग एंड वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट एक्सपर्टीज टू यू फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। As you already know, we teach for CMA only, and आप लोगों को सारे नोट्स जो मिलेंगे वो भी सारे के सारे बुक्स जो मिलेंगे, आप लोगों को जो सारा कंटेंट होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, वो एक्सक्लूसिव आपके एग्जाम्स के हिसाब से होगा। एज वेल एज अगर आप अभी बुक करते हो, बुकिंग अमाउंट इज जस्ट ₹1,000 बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन आवर क्लास नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप अभी बुक करते हो ₹1,000 पे करके, तो आपको मिलेगा 10,000 का एडिशनल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। So do not miss this Group 2 batch which we are going to start soon, and book your seats before we get full, be it face to face, be it live streaming or be it recorded. So do not miss this opportunity to study your CMA Intermediate Group 2 with Akash Agarwal class.